हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और आपकी जो भी आपने सफलता निश्चित की है उस सफलता को प्राप्त करने में लगे रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन कला संस्कृति की और इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे थे अभिलेखों की। कौन कौन से अभिलेख हैं, क्या क्या है, ये सारी की सारी बातें हमने गुहा अभिलेख पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे अभिलेखों में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों की और साथ ही साथ हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में हमने कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, जो है शिलालेखों की हमने बात कर ली, स्तंभ लेखों की हमने बात कर ली, कितने कितने स्थानों से मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें, ये बात हम लोग आज कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे आगे वाली चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, जहाँ हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अभिलेख मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अशोक के शिलालेखों की, कहाँ कहाँ से शिलालेख मिले हैं, कौन कौन से स्थान है, उनकी लिपि क्या है, उसकी लिपि क्या है। ठीक है ना, ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में वादा किया था, और मैंने क्या वादा किया था, मैंने आपको कहा था कि अगली जो हमारी क्लास होगी, इस अगली क्लास में मैं आपको गुफा निर्माण जो कि मौर्य काल में पहली बार किया गया, ठीक है ना, उसके कुछ फोटोज देखो। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये बारबरा की पहाड़ियों में स्थित लोमेश ऋषि की गुफा है। कौन सी है ये? लोमेश ऋषि की गुफा बारबरा की पहाड़ियों में स्थित है। लोमेश ऋषि गुफा देख लीजिए इसको ढंग से। ठीक है, लोमेश ऋषि गुफा, लोमेश ऋषि गुफा कहाँ पर है? ये बारबरा की पहाड़ियों में है। कहाँ पर है ये? बारबरा की पहाड़ियों में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मैंने आपको बताया कि अशोक के पुत्र, जिसका नाम क्या था? दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। इसके द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। बात हो गई ना? क्लियर है ना? देखिएगा आगे एक फोटोज और, ये देखिए इसका ये ऊपर वाला भाग देखो कितना सुंदर है, कितना अलंकृत भाग है ये। देखिए आप, है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये लोमेश ऋषि की गुफा है। ठीक है, अब देखो इस वाले भाग को मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी। ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर कुछ लाइनें मिलती है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ एक आध जो है लाइनें लिख दी जाती थी। तो एक या दो लाइनें, इस प्रकार की लाइनें उत्कीर्ण मिलती हैं। ठीक है, अशोक के काल की जानकारी देती है, सारी चीज़ें वहाँ की, उस समय आजीवक धर्म को जो उसने दान दिया इन गुफाओं का, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, उन दो लाइनों में आगे बात समझिए, आपकी लोमेश ऋषि की गुफा है। ठीक है, लोमेश ऋषि गुफा, लोमेश ऋषि गुफा कहाँ पर है ये? बारबरा की पहाड़ियों में। बारबरा या बराबर की पहाड़ी भी बोलते हैं इसे ना, बारबरा की पहाड़ियाँ। और बारबरा की पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार, गया जिले में है। कहाँ पर है? बिहार के गया जिले में है ना? सुंदर है ना, मजेदार। चलिए ये देखो, अब देखो ये पूरी की पूरी पहाड़ी, आप सोचो किस प्रकार से, देखो ये पूरी की पूरी पहाड़ी दिख रही है ना, यहाँ देखो 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 देखो, ये इस प्रकार से है ना, ये पूरी की पूरी एक लंबी पहाड़ी है। और लंबी पहाड़ी को बीच में से काट करके ये लोमेश ऋषि की गुफा का क्या किया गया? निर्माण। सबसे सुंदर, सबसे भव्य मानी जाती है। देखो ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइनें आपको उत्कीर्ण मिलती हैं। कभी आपको जीवन मौका मिले जाने का तो अवश्य जाइएगा, देख कर के आएगा। बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है लोमेश ऋषि की गुफा। ठीक है, कौन सी है? लोमेश ऋषि की गुफा। ठीक है, आजीवक धर्म के अनुयायी क्या करते थे? इसमें निवास करते थे। आजीवक धर्म निवास स्थान, निवास स्थल लोमेश ऋषि, लोमेश ऋषि गुफा, लोमेश ऋषि गुफा। ठीक है,
क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें, सारी फोटोज़ मैंने आपको दिखा दी है लोमेश ऋषि वाली जो गुफा थी उसकी। ठीक है, एक ये फ़ोटो और देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी वही वाली गुफा है। कौन सी? लोमेश ऋषि की गुफा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक फ़ोटो बीच में आ गया है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़, ठीक है, शिलालेख। रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, क्या जानकारियां मिलते हैं अभी इसमें चर्चा हम लोग करेंगे। मैंने देखो कहा ना, शिलालेखों की कुछ लिपि देखो, ये इस प्रकार से ये लिपि लिखी हुई है ना। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। वस्तुतः इसकी भाषा कौन सी है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको दिखा दिया है, हालांकि बाद में दिखाना था मुझे। ठीक है, लेकिन बीच में आपका एक फोटो आ गया था तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये लोमेश ऋषि की गुफा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अभिलेखों की। तो अब चर्चा हम लोग कर लेते हैं किसकी? अभिलेखों की। देखो ध्यान देना, अभिलेख। अब यदि हम अभिलेख की बात करते हैं ना, मौर्यकालीन अभिलेखों की, तो विशेष रूप से ध्यान देना, अभिलेख दो लोगों के मिलते हैं। एक तो हमें मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और दूसरे हमें मिलते हैं सम्राट अशोक के। एक किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, और एक किसके मिलते हैं? सम्राट अशोक के। सबसे जो ज्यादा जानकारियां हमें मिलती है, सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है और सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? अशोक के। किसके मिलते हैं? अशोक के। देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सम्राट अशोक की, नहीं माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, और दूसरा अशोक के अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य ने हालांकि स्वयं ने नहीं लगवाया है ना, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है हमें जानकारी? जूनागढ़ अभिलेख से। कौन से? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ का अभिलेख किसने लगाया था? रुद्रदामन ने। किसने लगाया था? रुद्रदामन ने। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? जूनागढ़ अभिलेख की। किसकी? जूनागढ़ अभिलेख की। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? जूनागढ़। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का कौन सा? सीधा सीधा प्रश्न ये बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है? तो ध्यान से सुनना, कहां से मिलती है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़, रुद्रदामन। और ये रुद्रदामन जो वस्तुतः थे वो कौन थे? शक शासक थे। ठीक है ना, शक शासक। शक कुषाण जो विदेशी शक्तियां थी ना, है ना, उसमें से एक जाति थी शक। ठीक है ना, शक शासक था। क्या नाम था? रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से।
अब देखो, अब बात करेंगे सारी जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, कहाँ पर है, क्या है। देखो, राजस्थान में एक किला है जिसका नाम है जूनागढ़, और गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है जूनागढ़। आगे बात समझ में। राजस्थान में तो एक किला है, जूनागढ़ किले के बारे में सुना आपने, और गुजरात में एक जिला है जिसका नाम क्या है, जूनागढ़। जूनागढ़ क्या है, जूनागढ़। अब जूनागढ़ में ये शिलालेख लगाया, इसलिए इस नाम का, इसका नाम क्या हो गया, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना। वस्तु तो ये क्या है, शिलालेख है। देखो, मैं चाहे एक ही बात है, चाहे शिलालेख बोलूं, चाहे स्तंभलेख बोलूं, चाहे गुहाभिलेख बोलूं, चाहे ताम्रपत्राभिलेख बोलूं, ठीक है, चाहे मैं बात बोलूं किसकी, चाहे मैं बोलूं मुद्रा अभिलेख की, तो सारी की सारी जो चीजें है ना, उसका मूल जो पार्ट वो है क्या है, अभिलेख है। ये किसके प्रकार है, अभिलेख के प्रकार है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखिएगा, जानकारी, रुद्रदामन शक शासकता, उसका जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है साहब, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांतपाल पुष्यगुप्त वैश्य को, किसको, पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश दे करके गिरनार में उसने क्या, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख की एक एक बात बता रहा हूं। देखो, जूनागढ़ कहां पर है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हम बात कर लेते हैं कहां पर है। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख काठियावाड़ में है। काठियावाड़ बोले तो गुजरात, और गुजरात बोले तो सौराष्ट्र, तत्कालीन सौराष्ट्र, तत्कालीन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कैसे, देखो, प्राचीन भारत में, कहां पर, प्राचीन भारत में ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो भाग था, गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो भाग था ना, ये किस नाम से जाना जाता था, सौराष्ट्र के नाम से। किस नाम से, सौराष्ट्र के नाम से। बाद में भाषाई आधार पर, किस आधार पर, भाषाई आधार पर ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। गुजरात गुजरातियों का और मराठियों का महाराष्ट्र। आगे बात समझ में। तो भाषाई आधार पे बाद में तो क्या हो गया था, इनका दोनों को अलगाव हो गया, लेकिन पहले तो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सौराष्ट्र के नाम से। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है, तो आपको याद रखना है कहां पर है, काठियावाड़ गुजरात में है। ठीक है ना, काठियावाड़ गुजरात, जूनागढ़ जिला है। ठीक है ना। आगे बात समझ। सौराष्ट्र उस समय क्या बोलते थे, सौराष्ट्र। ठीक है। किसके बारे में जानकारी देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्या जानकारी देता है, कि उसने पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा उसने क्या करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। क्यों करवाया, कैसे करवाया, अभी सारी बात करेंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख कहां, तो याद रखिएगा कि काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ का गुजरात। तत्कालीन उसे क्या कहा जाता था, सौराष्ट्र। क्या कहा जाता था, सौराष्ट्र। आगे बात समझिए, क्लियर है। अब इसमें हमें जानकारी और किसके बारे में मिलती है, वो भी बात करेंगे हम लोग, है ना। हमें इसमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यदि जूनागढ़ अभिलेख की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख की जो भाषा है ना, वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। जानकारी किसके बारे में मिलती है हमें, क्या जानकारी देता है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील, कौन सी झील, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। और कहां पर किया गया, उसने गिरनार में करवाया। कहां पर, सुवर्ण सिक्ता और पलासिनी नदियां, सुवर्ण सिक्ता और पलासिनी नदियों के किनारे पर उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसका, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा। और क्या जानकारी देता है, और जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और पुत्र कौन, अशोक,
उस अशोक ने भी अपने शासनकाल के दौरान उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण। और हमें क्या जानकारी देता है साहब? देखो अभी हम मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादातर मौर्य के बारे में बात करेंगे। हमें जानकारी देता है किसके बारे में? रुद्रदामन के बारे में। हमें जानकारी देता है स्कंदगुप्त के बारे में, क्योंकि स्कंदगुप्त ने भी इस सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण, तो पुनर्निर्माण करवाया। तो वस्तुतः एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण करवाया गया और बाकी के 3 लोगों के द्वारा इसका क्या करवाया गया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ, कौन से अभिलेख से मिलती है? तो याद रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ है किसका? रुद्रदामन का। रुद्रदामन कौन से वंश का था? शक शासक का था, शक वंश का। कौन से वंश का? शक वंश का। कहां पर है ये? काठियावाड़ गुजरात में। काठियावाड़ गुजरात बोले तो क्या आएगा आपका? सौराष्ट्र। तत्कालीन क्या होगा? सौराष्ट्र होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा भाषा कौन सी है इसकी? तो भाषा इसकी संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और लिपि की यदि हम बात कर लें तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। देखो भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत भाषा। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। और यदि हम बात कर लें लिपि की, किसकी बात कर ले? लिपि की बात कर ले तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। जानकारी क्या क्या जानकारी देता है हमें? ध्यान से सुनना। जानकारी किस किस के बारे में देता है? देखो जानकारी तो वस्तुतः शक शासकों के बारे में भी जानकारी देता है, मौर्यों के बारे में जानकारी देता है, गुप्तों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, लेकिन हम अभी मौर्य की बात कर रहे हैं तो ज्यादा हम विशेष बात किसकी करेंगे? मौर्य के बारे में ही बात करेंगे। मौर्य में 2 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। किस किस के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा। अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके, कहाँ पर मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या जानकारी है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ठीक है, सौराष्ट्र के, अपने सौराष्ट्र के, सौराष्ट्र मतलब गुजरात है ना, अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल, सौराष्ट्र के प्रांतपाल पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य प्रांतपाल या गवर्नर एक ही बात है, याद रखना। पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण करवाएगा, झील का निर्माण करवाएगा। ठीक है, पहली जानकारी तो हमें ये मिलती है। ठीक है, दूसरी जानकारी हमें किसकी मिलती है इसी में? इस झील का पुनर्निर्माण करवाने वाले, पुनर्निर्माण कराने वाले शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कराने वाले शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। शासकों के बारे में जानकारी। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं। कहाँ पर है? काठियावाड़ गुजरात में है ना। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। जानकारी हमें क्या देता है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने सौराष्ट्र का उसका एक गवर्नर था, प्रांतपाल था। ठीक है ना,
उसके द्वारा उसको आदेश देकर के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है ना। और वहीं उसमें क्या, उस झील का बाद में पुनर्निर्माण किन किन शासकों के द्वारा करवाया गया उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती। अब देखो ध्यान से सुनना, यदि हम बात करें सुदर्शन झील की, किसकी बात करें, सुदर्शन झील की, तो सुदर्शन झील बेटा याद रखना कि सुवर्ण सिकता और पलाशिनी नदियों के संगम पर उर्जियत पहाड़ी पर, कौन सी, उर्जियत की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। सुदर्शन झील सुवर्ण सिकता वे पलाशिनी नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर कौन सी पहाड़ी, उर्जियत पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी, उर्जियत पहाड़ी, उर्जियत पहाड़ी पर स्थित है। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो ध्यान से सुनना, पहाड़ी पूछ ले कौन सी है, उर्जियत पहाड़ी है। नदी पूछ ले तो नदी का याद रखना, नदी कौन सी है, सुवर्ण सिकता और पलाशिनी नदी। अब देखो मैंने कहा ना क्या जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, और पुनर्निर्माण किस किस शासकों ने करवाया और उसके प्रांतपाल कौन थे उसके बारे में भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो देखो एक टेबल बनाऊंगा और टेबल के साथ साथ शासक का नाम भी लिखूंगा और साथ ही साथ उसके प्रांतपाल कौन थे उसका भी मैं यहाँ से आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसका प्रांतपाल कौन था, पुष्यगुप्त वैश्य। उसने क्या किया, आदेश देकर के निर्माण करवाया, क्या करवाया, निर्माण करवाया। उसके बाद में शासक कौन बनेगा, अशोक मौर्य, और अशोक के समय उसका प्रांतपाल था जिसका नाम मिलता है तुपाश्य या तुषास्प। क्या नाम मिलता है, तुपाश्य या तुषास्प, जो कि यवन का व्यक्ति था। कहाँ का, यवन का व्यक्ति था। अशोक के समय सुदर्शन झील से क्या करा, नहरें निकाली गई थी। क्या निकाली गई थी, नहरों का निर्माण करवाया गया था सुदर्शन झील से, ठीक है ना, नहरें बनवाई। उसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रुद्रदामन जो कि शक शासक था, उस रुद्रदामन का प्रांतपाल जिसका नाम क्या मिलता है, सुविशाख। क्या नाम मिलता है, सुविशाख। अब सुविशाख ने उसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। अतिवृष्टि हो गई थी, बाढ़ आ गई थी बहुत भयानक, तो इस समय वो जो है सुदर्शन झील क्या हो गई थी, टूट फूट गई। तो अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ आने के कारण जब उसका जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा। कौन से गवर्नर को कहा गया, उसके रुद्रदामन के गवर्नर का नाम था सुविशाख। फिर उसके बाद गुप्त काल में, कौन से काल में, गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने, किसने, स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, स्कंदगुप्त ने अपने दो प्रांतपाल पर्णहरित और उसका पुत्र था जिसका नाम क्या था, चक्रपालित। क्या नाम था, चक्रपालित। इसको कह करके उसने इसका क्या करवाया है, पुनर्निर्माण करवाया। तो देखो सुदर्शन झील से प्रश्न बनता है, आप लोगों का याद रखना। प्रश्न क्या बन जाएगा कि मौर्य काल में, कौन से काल में, मौर्य काल में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या था, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सुदर्शन झील का निर्माण किस गवर्नर के, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने किस गवर्नर को कहकर के पुष्यगुप्त वैश्य। पुनर्निर्माण करता कौन कौन से थे, तो आप याद रखिएगा। हमने बात कर ली, देखो अशोक ने भी करवाया, फिर रुद्रदामन ने करवाया, गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त हुआ, ठीक है ना। और फिर आपसे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है, मिलान करने वाला प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। तो इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिएगा मैं यहाँ पर एक तरफ अब पूरी की पूरी क्या बना रहे हम लोग, टेबल बना रहे। एक तरफ मैं लिख रहा हूं शासक और एक तरफ मैं सामने क्या लिख रहा हूं, प्रांतपाल।
सामने क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रांतपाल, प्रांतपाल। ठीक है, देखो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शासक नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपाल का नाम क्या था बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपाल का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या करवाया इसने? निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया, पहली बात। नंबर 2 शासक की बात कर लेते हैं यहां पर, अशोक की। ठीक है, अशोक भी कौन है? मौर्य है। अशोक भी कौन है? मौर्य। अशोक का जो प्रांतपाल था उसका नाम क्या मिलता है? तुषास्प। क्या मिलता है? तुषास्प, या कई जगह मिलता है तुपास्य, यवन राज तुपास्य। ठीक है, तुषास्प क्या है? तुषास्प या तुपास्य, क्या शब्द मिलता है? तुपास्य। ठीक है, यवन राज था, यवन देश का निवासी था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यवन राज। आगे बात समझ में, क्या करवाया साहब इसने? पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात समझ में। और दूसरी चीज क्या याद रखनी कि नहर बनवाई। यहां पर सुदर्शन झील से क्या नहर बनाई? सुदर्शन झील पर नहर बनवाई, सुदर्शन झील से नहर निकालवाई, सुदर्शन झील से नहर निकलवाई गई। किसके समय? अशोक के समय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बात करें। नंबर 2, नंबर 3 आपका कौन आएगा? रुद्रदामन। नंबर 3 क्या आएगा आपका? रुद्रदामन। और रुद्रदामन कौन से वंश का? शक शासक था। कौन से वंश का? शक शासक। और इसका जो प्रांतपाल था उसका नाम क्या था? सुविशाख। क्या नाम था? सुविशाख। क्या नाम है इसका? सुविशाख। आगे बात समझ में क्लियर है। और क्या करवाया साहब? पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। कैसे पुनर्निर्माण करवाया? क्योंकि यहाँ अतिवृष्टि के कारण, किसके कारण? अतिवृष्टि के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी। आगे बात समझ में, अतिवृष्टि के कारण ये सुदर्शन झील क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसलिए पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। उसका प्रांतपाल कौन था? सुविशाख। कौन था? सुविशाख। ध्यान से सुनना कि अतिवृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त होने पर, क्षतिग्रस्त होने पर ठीक है, इसका क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण करवाया गया। नंबर 4, नंबर 4। और नंबर 4 आपका क्या आएगा? स्कंदगुप्त आएगा। कौन आएगा? स्कंदगुप्त। कौन से वंश का शासक है? तो गुप्त वंश का शासक है।
कौन से वंश का शासक है? गुप्त वंश का शासक। अब देखिएगा, इससे स्कंदगुप्त ने अपने दो लोगों को, कौन से लोगों को? एक तो पर्णहरित और इसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? चक्रपालित। क्या नाम था? पर्णहरित और चक्रपालित। इसको आदेश देकर के उसने क्या करवाया? पुनर्निर्माण। पर्णहरित वे उसके पुत्र चक्रपालित की देखरेख में क्या करवाया गया? पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब देखो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? सुमेलित करने वाला प्रश्न बनता है आपका। क्या? सुमेलित करने वाला। एक तरफ शासक का नाम दे देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है क्या दे देंगे? प्रांतपाल का नाम दे देंगे, सम्मिलित कर लेंगे। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कहां पर मिलती है? ये इस प्रकार का आपका प्रश्न यहां से बनता है। ठीक है, अब देखो सुदर्शन झील मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन सुदर्शन झील थी। क्या थी? सुदर्शन झील थी। तो ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर ली हमने। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन से शिलालेख है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहला जो शिलालेख हमने बात करी कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। देखो अब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दिखाऊं मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये आपका क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, ये शिला के ऊपर लिखा हुआ, पूरी की पूरी ये चट्टान है। दिख रही है आप लोगों को? थोड़ा जूम करूं क्या? देखो, ये देखो, ठीक है, ये पूरी की पूरी शिला है ना। इसके ऊपर जो है ये क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख है। ठीक है, अब तो सीधे सीधे जूनागढ़ लिख दूं तो भी काम चल जाएगा ना। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है बेटा, ये लो साहब, ये देखिए, ये यहाँ पर देखो अशोक लेख शिला लिखा हुआ है। देखो तो देखो ये जूनागढ़, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? इस प्रकार से बड़ी सी शिला है, शिला के ऊपर जो है सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है। हमने बात कर ली भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा। लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब देखो एक और दिखाता हूँ। ये देखिए आप सामने, ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। देखो ये अशोक का लेख शिला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जूनागढ़ में है। ये पूरी की पूरी यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से जो है इस लिपि का अंकन किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है,
ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना। और ये अशोक का लेख शिला, इधर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने कहा ना, अशोक के बारे में भी जानकारी मिलता है और साथ ही साथ हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती। कहाँ से, जूनागढ़ शिलालेख से। आगे बात समझ में क्लियर है ना, मजा आ रहा है ना। देखिए एक एक चीज आपको दिखाते। अब ये देखो, आप जिस सुदर्शन झील के बारे में आपने हो सकता है देखी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखिए, आपने हो सकता है देखी हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपकी क्या है, सुदर्शन झील है। क्या है आपकी, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, है ना, मेड बाय सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए अगला बात, ये देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, सुदर्शन झील है ना भव्य। ये कौन सी पहाड़ी है, उर्जियत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, उर्जियत पहाड़ी, उर्जियत पहाड़ी। ठीक है, ये आपकी क्या है, सुदर्शन झील। कौन सी है, सुदर्शन झील। ठीक है, क्लियर। चलिए अब भूलोगे क्या, कितना स्वच्छ पानी है। देखो पहाड़ी का इस पे प्रतिबिंब दिख रहा है ना। ठीक है, देखो आप, पूरी की पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है, कितना स्वच्छ पानी है। अभी अभी बस तुरंत प्रवास में जाकर के फोटो खींच के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो, चलो तो ये आपने क्या देख लिए, सुदर्शन झील देख लिए आपने। जो है मैंने आपको ये भी बता दिया, क्या बता दिया, जूनागढ़ अभिलेख भी बता दिया है मैंने आपको। ये क्या है आपका, जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, अब देखिए और बात कर लेते हैं। और साहब चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन से शिलालेख मिलते हैं, कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के 2 ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं। 2 ताम्रपत्र अभिलेख कौन कौन से बेटा, देखो एक तो याद रखना महास्थान, क्या याद रखोगे, महास्थान, और एक याद रखोगे सहोगरा। दोनों ताम्रपत्र अभिलेख है। महास्थान जो कि मिला है बोगरा जिला बांग्लादेश, बोगरा जिला बांग्लादेश। उस समय तो भाई बांग्लादेश तो अब हुआ है, हमारे भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक तो महास्थान, दूसरा सहोगरा नामक 2 स्थानों से चंद्रगुप्त मौर्य के 2 ताम्रपत्र अभिलेख मिलते। क्या जानकारी मिलती है, तो जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़े भीषण अकाल के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था ना, देखो जब मैं साहित्य पढ़ा रहा था तब मैंने आपको भद्रबाहु का कल्पसूत्र बताया था। उस कल्पसूत्र के अनुसार भी मैंने आपको कहा, क्या कहा कि साहब भद्रबाहु के कल्पसूत्र में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भयंकर अकाल पड़ा, 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा। और इसी काल के दौरान जैन मुनि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कहाँ चला गया था, श्रवण बेलगोला। कहाँ चला गया था, श्रवण बेलगोला। बाद में जब वापिस लौटा 12 साल बाद में, तो मठीय अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद हुआ। और यही मतभेद से श्वेतांबर और दिगंबर 2 नई शाखाएं आई जैन धर्म की। ठीक है, प्रथम जैन सभा का आयोजन, जैन समिति का आयोजन कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब किया गया, 300 ईस्वी में। और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जी स्वयं किसके साथ चले जाएंगे, भद्रबाहु के साथ में। कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला। और वहीं उन्होंने चंद्रगीर नामक पहाड़ी पर, कहाँ पर, चंद्रगीर नामक पहाड़ी पर संलेखना के माध्यम से अपनी देह त्याग करी। ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन नंबर 2 क्या याद रखेंगे, महास्थान, महास्थान। और महास्थान कहाँ पर है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, महास्थान बांग्लादेश। वे सहोगरा उत्तर प्रदेश, वे सहोगरा, सहोगरा कहाँ पर है, यूपी में।
ताम्रपत्राभिलेख से क्या मिले? ताम्रपत्र अभिलेख मिलेगी। ताम्रपत्राभिलेख, पत्राभिलेख, ये दोनों क्या है? ताम्रपत्राभिलेख है। कौन कौन से? महास्थान है आपका, और दूसरा आपका कौन सा है? सहोग्राह। क्या जानकारी मिलती है? जानकारी, क्या जानकारी मिलती है साहब? जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सीएम के समय, सीएम लिख दूं, अब तो सीएम लिख सकता हूं ना मैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सीएम के समय अकाल का उल्लेख, ठीक है, अकाल का उल्लेख। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज क्या याद रखोगे? कि अन्न भंडारण का उल्लेख मिलता है। अकाल के समय अन्न भंडारण का, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए, ठीक है। अन्न भंडारण का उल्लेख मिलता है कहाँ? महास्थान और सहोग्राह में अन्न भंडारण का उल्लेख मिलता है। अन्न भंडारण का इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कौन कौन से तो अभिलेख है, कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। दूसरा अब हम लोग बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? सम्राट अशोक मौर्य की। मैंने आपको कहा था कि बृहद शिलालेख से आपका प्रश्न आता ही आता है। कितने स्थानों से मिलते हैं, सारी बात करेंगे। इसकी जो है क्या क्या स्थितियां हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे से साथियों, प्यारे से भाइयों और प्यारी सी बहनों, अगला 15 से 20 मिनट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपका आता है बेटा, ठीक है। देखो, या तो सुदर्शन झील के बारे में पूछा जा सकता है, सारी बातें हमने हो गई, ठीक है, या फिर आपके अशोक के वृहद शिलालेखों से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अशोक के शिलालेख। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में हम चर्चा करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, और हम बात करेंगे नंबर 1 पे किसकी? शिलालेखों की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग? शिलालेख। शिलालेख का मतलब समझते हो ना? बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर इस प्रकार से बड़ी बड़ी क्या होती थी? शिलाएं होती थी। देखो वापस समझ लेना, इस प्रकार से बड़ी बड़ी क्या होती थी? शिलाएं होती थी। इन शिलाओं के अगले भाग को क्या करवा दिया जाता था? सपाट करवा दिया जाता था। अभी देखो, मैंने जैसे सुदर्शन झील वाला बताया था मैंने, जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी ये क्या होती थी? शिलाएं। इन शिलाओं को अगले भाग को क्या करवा दिया जाता था? सपाट करवा दिया जाता था। और सपाट करवाने के बाद में यहाँ पर देखो, ये यहाँ है ना, यहाँ पर इस पे क्या लिखवा दी जाती थी? लाइनें। क्या लिखवा दी जाती थी? लाइनें। हम बात कर रहे हैं वृहद शिलालेख की। किसकी बात कर रहे हैं? वृहद शिलालेख। 2 प्रकार, कौन कौन से? एक तो बेटा याद रखना आपका वृहद शिलालेख, कौन सा? वृहद। और दूसरा हम बात करेंगे लघु शिलालेख की। किसकी बात करेंगे? लघु शिलालेख। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी वृहद शिलालेख। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वृहद शिलालेख की। आ गई बात समझ में? अब देखो, वृहद शिलालेखों की संख्या पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? संख्या पूछ ली जाए। ये बेसिक सा प्रश्न बनता है आपका, सीधा सीधा साधारण। यदि कोई प्रश्न बनाएगा ना कोई भी एग्जामिनर, तो आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो याद रखना कि अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। फिर क्या पूछ लिया जाएगा? स्थान पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिए जाएंगे? स्थान। और कितने स्थान है? 8 स्थान है। ये 8 स्थान आपको याद रखने, 17 नहीं रखने, क्योंकि लघु 17 स्थानों से मिलते हैं, 1 या 2 लाइनें हैं, ठीक है ना। लघु शिलालेख कितने स्थानों से? 17 स्थानों से मिलते हैं। लाइनों की संख्या कितनी है उसमें? 1 या 2 है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 8 स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी मैं यही क्लास में काम तमाम करवा दूंगा, सारा याद करवा दूंगा, चिंता मत करो, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, 14 लाइन है। इस एक लाइन का मतलब एक शिलालेख है। देखो इस एक लाइन का मतलब क्या है, एक शिलालेख है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। ये 8 स्थान कौन कौन से हैं, इसकी लिपि कौन कौन सी है, क्या है, ये सारी बात अब हम करने वाले हैं। देखो आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि हम बात करें, मैं आपसे पूछूं, एक बात पूछूंगी, भैया सुबह सोते हो, दिन में सोते हो, शाम को सोते हो या रात को सोते हो, बताओ कब सोते कब हो? जब मन पड़ जाए तब। गुरुजी सबसे ज्यादा नींद तो तब आती है जब हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुनना बेटा। एक चीज दिमाग में बिठा लो आज से, क्या बिठाओ आप, है ना, हम शिलालेखों के स्थानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्थानों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से 8 स्थान है उसकी चीज समझा रहे हो। एक चीज ठोक बजा के बिठा लेना जीवन में आज के बाद, कि शाम को नहीं सोना है। कब नहीं सोना है? शाम को। क्योंकि वैसे भी देखो शाम को सोना वर्जित माना गया है भारतीय सनातन धर्म परंपरा में। ठीक है ना भाई, शाम को जो है हम ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, हमारे जो भी हमारे जिसके प्रति भी श्रद्धा है, तो उस वो सोने का समय होता है क्या? कोई नहीं होता ना भाई। आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, कि जो है ईसाई घर में जाते हैं। ठीक है, सुबह शाम दिया बत्ती वाला टाइम होता है, तो घर वाले वैसे भी बोलते हैं, रहा क्या कर रहा है तू, गधेड़े की तरह अभी सो रहा है। ये सर दो। तो देखो ध्यान से सुनना, क्या शाम को नहीं सोना, चाहे कभी भी सो जाओ, शाम को नहीं सोना है। तो देखो याद करवा रहा हूं मैं यहीं से, एक चीज दिमाग में बिठा लेना आज से, क्या, कि शाम को जो सोएगा वो गधा है। क्या? शाम को जो सोए वो क्या है? गधा है। ठीक है, शाम को जो सोए वो क्या है? गधा है। तो शाम को क्या है? शाम को सोए जो गधा है ना, क्या है? गधा है। शाम को जो सोए वो क्या है? गधा है। बस ये आपका काम हो गया। देखो सा से याद रखिएगा शाहबाज गढ़ी। क्या याद रखेंगे? शाहबाज गढ़ी। ठीक है, मां से शब्द याद रखिएगा मानसेहरा। शाहबाज गढ़ी, मां से याद क्या रखेंगे? मानसेहरा। ठीक है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा दोनों के दोनों आपके कहां पर है? पाकिस्तान में। दोनों के दोनों आपके कहां पर हैं? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। देखो मैं एक तरफ स्थान, एक तरफ एक यहीं पे चीज याद करवा दूंगा आपको कि इनकी लिपि कौन सी है। तो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा दोनों के दोनों कहां है? पाकिस्तान में। शाम कहां हुई? पाकिस्तान में। को से याद रखिएगा, को से शब्द याद रखिएगा, को से याद रखेंगे कालसी। शब्द याद क्या रखेंगे? कालसी। और कालसी बेटा उत्तराखंड में है। कालसी कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, सो से याद रखिएगा सोपारा। सो से क्या याद रखेंगे? सोपारा। और सोपारा बेटा महाराष्ट्र में है। कहां पर है? MH लिख दूं मैं यहां पर, समझ जाओगे ना। सोपारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। ऐसे याद रखिएगा अर्रगुड़ी। अर्रगुड़ी, और अर्रगुड़ी बेटा करनूल आंध्र प्रदेश में है। करनूल आंध्र प्रदेश में है। AP लिख दूं या चलो आंध्र प्रदेश पूरा ही लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे याद रखिएगा जो से जोगढ़। जो से क्या याद रखेंगे? जोगढ़। ठीक है ना, जो से क्या याद रखिएगा आप? जोगढ़। और जोगढ़ कहां पर है? उड़ीसा में है। जोगढ़ आपका कहां पर है? उड़ीसा में है।
जोगड़ आपका कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, ग से शब्द याद रखिएगा गिरनार, ग से क्या याद रखेंगे, गिरनार, और गिरनार कहां पर है, गुजरात में। गिरनार कहां पर है, गुजरात में है बेटा। दा से याद रखिएगा धौली, दा से क्या शब्द याद रखेंगे, धौली, और धौली आपका कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, देखो ये सारे कहां पर हो गए, भारत में। ये सारे कहां पर हैं, आपके भारत में हैं। ये सारे के सारे कहां पर हो गए, भारत में। ये कहां हो गया, पाकिस्तान में। अब देखो एक प्रश्न यहां से क्या आता है, प्रश्न क्या आएगा, इसकी लिपि का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। क्या प्रश्न पूछ लिया जाएगा, लिपि का प्रश्न पूछेगा। तो लिपि में कैसे याद रखना है, भारत में जितने भी है ना, उनकी सबकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और भारत से बाहर जो है ना, उनकी लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि। ये याद रखना। क्या याद रखोगे कि भारत से बाहर जितने भी हैं उनकी लिपि कौन सी है बेटा, खरोष्टी। तो देखो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों के दोनों कहाँ है, भारत से बाहर है। कहाँ है, भारत से बाहर है। और भारत से बाहर है इसलिए लिपि कौन सी है, खरोष्टी। कौन सी लिपि है, खरोष्टी। याद रखिएगा, भारत से बाहर जितने भी हैं उनकी लिपि कौन सी है, खरोष्टी लिपि है। कौन सी लिपि है, खरोष्टी लिपि है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। और भारत के अंदर जितने भी हैं उनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। भारत में कौन सी लिपि है बेटा, तो ब्राह्मी लिपि है, याद रखिएगा। और भारत से बाहर जो वो है उनकी लिपि कौन सी, खरोष्टी। अरे मैंने गड़बड़ कर दी भाई, मैंने गड़बड़ कर दी। देखो ध्यान से सुनना कि गुरुजी ने कहा था कि भारत से बाहर जो है उनकी खरोष्टी लिपि है। गुरुजी मानो, भाई मानो, जो भी, ठीक है। तो देखो गुरुजी ने कहा कि भारत से बाहर वालों की लिपि कौन सी है, खरोष्टी। फिर गुरुजी ने कहा कि भारत के अंदर जितने भी है उनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। फिर उन्होंने कहा अरे गड़बड़ हो गई, अरे कौन सा, अर्रगुड़ी। अरे से क्या याद रखेंगे, अर्रगुड़ी। अर्रगुड़ी की जो लिपि है ना, वो मैंने कहा ना, अरे गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। अर्रगुड़ी का मतलब इसमें कौन सी लिपि है, ब्रुष्टोफेदन लिपि है। कौन सी है, ब्रुष्टोफेदन। अर्रगुड़ी एकमात्र है जिसकी लिपि कौन सी है, ब्रुष्टोफेदन। और ब्रुष्टोफेदन का मतलब ब्रुष्टो ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों है। इसमें क्या है, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी दोनों लिपियां हैं, ठीक है ना। और इसी को हमने क्या बोल देते हैं, एक साथ अपन ब्रुष्टोफेदन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, ब्रुष्टोफेदन बोल देते हैं। आ गई क्या बात समझ में। देखो 8 स्थान है, कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, सोपारा, अर्रगुड़ी, जोगढ़, गिरनार और धौली, ठीक है। भारत से बाहर जितने भी है उनकी लिपि कौन सी है, खरोष्टी। भारत के अंदर जितनी भी लिपि है उनकी, भारत के अंदर जितने भी है उनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। फिर मैंने कहा अरे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई कि अर्रगुड़ी में तो ब्रुष्टोफेदन है, ब्रुष्टोफेदन का मतलब ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों को कोई भी डाउट हो सकता है। हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो बेटा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखो, ये कि शेर ए कुना, शेर ए कुना। और शेर ए कुना कहां से प्राप्त हुआ, कांधार। शेर ए कुना, कांधार। ये क्या है, शेर ए कुना,
भाई शेर को देखते ही तो हमारी हालत खराब हो जाती। एक के दो दिखते हैं हम लोग, एक के दो दिखते हैं ना। शेर हमें जब दिखता है सामने तो एक का दो दिखता है डरते डरते। तो शेर एक ना क्या है, द्विभाषी है। क्या है, द्विभाषी है। शेर एक ना क्या है, द्विभाषी है। इसमें कौन कौन सी ग्रीक और आरामाइक का प्रयोग किया गया है, किसका, याद रखना, ग्रीक प्लस आरामाइक, ग्रीक प्लस आरामाइक। आ गई ना बात समझ में, क्लियर हो गया ना। देखो 8 स्थान करवा दिए मैंने याद आपको। फिर मैंने आपको क्या कहा, शेर एक कुना, शेर दिखता तो हमें दो दिखते हैं। वैसे शेर जब सामने आ जाता तो हमें दो दिखता ना, तो याद रखना कि द्विभाषी है। द्विभाषी का मतलब दो भाषाएं हैं, इसमें दो लिपियां हैं वस्तुतः, ग्रीक भाषा और आरामाइक भाषा, लिपियों का प्रयोग किया गया, द्विलिपि है ये, द्विभाषी है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो शेर एक कुना याद रखना है आपको विशेष रूप से, और ये सारे के सारे इनको याद रखना। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये 8 स्थान। अब देखो विशेष महत्वपूर्ण बात क्या, देखो ध्यान से सुनना। 8 स्थानों की हमने बात कर ली, और यहाँ पर एक नोट लगा के लिख रहा हूं कि प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार, है ना, एक बात है, उन्होंने प्रोफेसर राय चौधरी ने एक बात कही। क्या बात कही, कि अशोक के ये 8 स्थान, अशोक के ये 8 स्थान अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अशोक के ये 8 स्थान अशोक की सीमाओं का क्या करते हैं, साम्राज्य की सीमाओं का वर्गीकरण करते हैं। कि ये जो 8 स्थान थे ना, 8 स्थान कौन कौन से, देखो शाहबाजगढ़ी, मानसरा, कालसी, धौला, ये सारे के सारे है ना। अशोक के ये शिलालेख जिन जिन स्थानों से मिले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अशोक के ये सीमाओं के जो है ना, ये 8 स्थान अशोक के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार, प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार, ठीक है, राय चौधरी के अनुसार ये 8 स्थान, यह 8 स्थान अशोक की साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अशोक की साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो ये विशेष बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि शाहबाजगढ़ी, मानसेरा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इनकी लिपि पूछ लेंगे, खरोष्टी लिपि है। भारत से बाहर जो भी आए ना, उसकी लिपि खरोष्टी कर देना। भारत के अंदर जितने भी हैं, कौन सी लिपि है, ब्राह्मी है। केवल और केवल एक को छोड़ देंगे हम, किसको, अर्रगुड़ी, आंध्र प्रदेश से जो मिला है, ब्रुस्टोफेदन लिपि है बेटा। ठीक है, कौन सी, ब्रुस्टोफेदन। हम बात कर रहे हैं अशोक के वृहद शिलालेखों की, ठीक है ना। और अशोक के लघु शिलालेख जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि किन किन लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जगह अशोक के लिए जो उपाधियां प्रयुक्त की गई है, कौन कौन सी, जैसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, इन उपाधियों का क्या मिलता है, हमें
उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। विशेष रूप से ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। 2 ताम्रपत्र भी आपको याद रखना है, महास्थान और सहोगुरा वाला। अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अन्न भंडारण के लिए जो बड़े बड़े अन्न भंडारण बनाए गए उनका भी उल्लेख मिलता है, कहाँ से? महास्थान और सहोगुरा से। अशोक के अभिलेखों की हम लोग बात कर रहे थे, वृहद और लघु की हम 2 कैटेगरी में बात करेंगे। शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है? 14 है, इसका मतलब 14 लाइन है। शिलालेख संख्या 11, 12 और 13 ये पृथक शिलालेख हैं जो कलिंग से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? कलिंग से। कलिंग में धौली और जोगड़ 2, ठीक है ना। जहाँ 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इन 14 शिलालेखों में क्या क्या बातें मिलती है, ये सारी की सारी चर्चा हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पहले से प्रथम याद रखना है। प्रथम से क्या? पी से पी, पहले से पहला क्या? कि पशु हत्या। पी से पी याद रखना, क्या? पशु हत्या निषेध की गई। समाज उत्सव निषेध की बात करता है प्रथम शिलालेख, ठीक है। पहले शिलालेख में ये बात है। दूसरे में सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर चोल, पांड्य, सरिपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी है ना। तीसरे में क्या क्या और उल्लेख मिलता है, चौथे में क्या क्या, चौथी लाइन में क्या लिखी हुई, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि ये एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।